साथियों, ब्रिटिश आर्थिक नीति आज का हमारा टॉपिक है। तो ये आर्थिक नीतियों की अगर बात करेंगे तो अंग्रेज़ों ने भारत को सिर्फ लूटा ही नहीं था, बल्कि लूटने के साथ साथ उन्होंने अपने तरीकों को भी समय समय के साथ बदला था। उन्हीं टॉपिक्स की आज हम बात करेंगे। तो वो तरीके क्या थे? उन तरीकों में उपनिवेशवाद को हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ जो इनकी लूटने के तरीके थे उनमें हम भूराजस्व नीति की बात करेंगे, प्लस चाहे वह कृषि का वाणिज्यीकरण हो या फिर इनकी औद्योगिक नीति या फिर धन की निकासी, चाहे अकाल। तो ये सब हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला मेरा टॉपिक रहेगा उपनिवेशवाद के चरण। तो देखो, उपनिवेशवाद के चरण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद होता क्या है और उसमें कितने चरण होते हैं। देखो, उपनिवेशवाद में टोटल 3 चरण हैं, जिसमें हमारा प्रथम चरण है व्यापारिक पूंजीवाद, और द्वितीय चरण है औद्योगिक पूंजीवाद, और तृतीय चरण है वित्तीय पूंजीवाद। तो हमने आपको यहाँ पर चरण तो बता दिए, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उपनिवेशवाद क्या है। देखो, उपनिवेशवाद हम आपको बताएं तो एक विस्तारवादी अवधारणा है। मतलब इसका मतलब है कोई भी विकसित राष्ट्र है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश एक विकसित राष्ट्र था और अल्प विकसित देश के द्वारा ये लोग अपने निजी लाभों को यहाँ पर पूरा करते थे। उससे पहले हम आपको बता दूं कि यूपीएससी और पीसीएस को हम लोग टारगेट करते हुए यहाँ पर अपनी क्लासेस करते हैं, और हमारे जो कोर्सेस हैं उनमें हम सारी की सारी आपको जीएस क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, सीसेट की क्लासेस कराते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक कराएंगे, और पीवाईक्यूज लास्ट के 10 ईयर्स के आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। मेंस के आंसर राइटिंग आपको कराए जाते हैं, डाउट क्लियर क्लासेस आपको वीकली ली जाती है, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये सारी के सारे जो टारगेट 27 यूपीएससी और पीसीएस 26 को लेकर हम जो क्लासेस करेंगे, ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ? तो ये सारी की सारी आपको क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, बिल्कुल आपको यहाँ पर ये फ्री में। इसके लिए आपको एक भी रुपये नहीं देना पड़ेगा, आपको बस चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। तो उपनिवेशवाद क्या है? जैसा हमने पीछे आपको 3 चरण बता दिए थे, तो पहले आपके मन में आएगा कि उपनिवेशवाद तो आप बताइए। तो उपनिवेशवाद जो है एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके माध्यम से क्या होता है, किसी भी विकसित राष्ट्र के द्वारा जो भी अल्प विकसित देश है उस पर यहाँ पर नियंत्रण कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ब्रिटेन के द्वारा भारत पर नियंत्रण कर लिया गया, और ये नियंत्रण सिर्फ एक चीज़ पर नहीं करते हैं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर भी यहाँ पर ये लोग नियंत्रण कर लेते हैं। तो उपनिवेशवाद क्या है कि एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत विकसित राष्ट्र के द्वारा अल्प विकसित देश पर यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है, और ये नियंत्रण जो है वो देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर ये लोग नियंत्रण करते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे, चरण की बात करेंगे तो हम प्रथम चरण को यहाँ पर देखते हैं। प्रथम चरण को यहाँ पर जो है व्यापारिक पूंजीवाद, इसका समय रहता है 1757 से लेकर 1813 के बीच में रहता है। देखो, अगर यहाँ पर हम आपको सीधी भाषा में बताएं तो जो प्रथम चरण था व्यापारिक पूंजीवाद, तो यहाँ पर सीधे समझिएगा कि इन्होंने टैक्स के माध्यम से, मतलब भारत के ही टैक्स से भारत में सामान खरीदते थे और उसे विदेश में बेचते थे। यानी उन्हें इंग्लैंड से किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो जैसे यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है ना, प्रथम चरण में इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार को तो बनाए रखा, यानी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि इन्होंने भारत के ही टैक्स से भारत की वस्तुओं को खरीदकर अपने देश में भेजा था। तो बंगाल के राजस्व से इन्होंने वस्तुओं को खरीदा था और उनको यहाँ पर यूरोप में बेचा। इससे ये निकल के आता है कंक्लूजन कि इनको अपने देश से किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था, भारत के ही टैक्स से ये लोग चीज़ें कमा रहे थे और वहीं से खरीद कर अपने देश बेच देते थे। साथ ही साथ इनके जितने भी प्रतिस्पर्धी थे यूरोप में, चाहे फ्रांसीसी हों, कोई भी हो यूरोपीय, यहाँ पर उसको इन्होंने बाहर निकाला था।
प्रथम चरण में व्यापारिक पूंजीवाद में इन्होंने देखो यहाँ पर विस्तारवाद की नीति पर बल नहीं दिया बल्कि घेरे की नीति पर बल दिया। मतलब इन्होंने बंगाल को मजबूत बनाने का प्रयास किया, क्योंकि इनको बंगाल के ही राजस्व से यहाँ पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में बेचना था। साथ ही साथ इन्होंने किसी भी प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक जो रहता है उसमें हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब इन्होंने समाज में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। देखो आरपी दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए थे। देखो सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स ने बताए थे उपनिवेशवाद के 3 चरण, लेकिन उसके बाद आरपी दत्त ने इंडिया टुडे उनकी जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने उपनिवेशवाद के 3 चरण बता दिए थे। तो जैसा हमने बताया इनका जो प्रथम चरण था उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमको टैक्स वसूली के माध्यम से यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर नियंत्रण करना था। और अब बात करते हैं हम द्वितीय चरण की, उसके बाद बात करेंगे हम तीसरे चरण की। देखो तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरा चरण का जो समय रहता है 1813 से लेकर 1858 तक। तीसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में 1813 में क्या होता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो इनको औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर यहाँ पर नीतियाँ बनानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो उनको यहाँ पर कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी थी। तो जब कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी तो उस कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए भी वहाँ पर एक मार्केट की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो जब क्रांति हुई तो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी, तो कच्चे माल से जो वस्तुएं निर्मित हुई उनके लिए एक बाजार की भी ज़रूरत पड़ी थी। इसी उद्देश्य के लिए इन्होंने भारत में कुछ नीतियां लागू की जिनको औद्योगिक पूंजीवाद के तहत रखा जाता है या द्वितीय चरण कहा जाता है उपनिवेशवाद का। ये 1813 से लेकर 1858 तक का है। जैसा हमने बताया आपको 1813 में क्रांति हो जाती है, तो इसी क्रांति को देखते हुए इन्होंने अपनी यहाँ पर नीतियाँ बनाई। इन्होंने देखो यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, क्योंकि जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो वहाँ से सिर्फ अब कंपनी ही नहीं बल्कि प्रत्येक ब्रिटिश जो है भारत से यहाँ पर व्यापार कर सकता था। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ कंपनी को ही अधिकार था यहाँ पर व्यापार करने का, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ पर प्रत्येक ब्रिटिश के लिए व्यापार का दरवाज़ा खोल दिया गया। क्रांति हो गई औद्योगिक, तो यहाँ पर उनको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी, तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया और निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की ज़रूरत पड़ी, तो निर्मित वस्तुओं का यहाँ पर आयातक बना दिया गया। साथ ही साथ जब बाजार की भी ज़रूरत पड़ेगी, कच्चे माल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सीमित क्षेत्र से ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो इसके लिए इन्होंने विलय विस्तार की भी नीति को यहाँ पर लागू किया। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में इन्होंने हस्तक्षेप की नीतियों को भी यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब जो भी हमारे समाज था उसमें इन्होंने यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इन्हीं हस्तक्षेप को लेकर बाद में समाज सुधार कानून भी बनाए गए। उसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद, जो 1858 के बाद में होता है। देखो होता क्या है ना, यहाँ पर आपको बताऊं कि अब इन्होंने औद्योगिक क्रांति हो गई तो कच्चा माल की ज़रूरत पड़ी, निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की ज़रूरत पड़ी। तो इससे क्या हुआ, 1858 तक यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूंजी जो है एकत्रित कर ली थी। मतलब ब्रिटेन के पास बहुत ही ज़्यादा पूंजी एकत्रित हो गई। अब जब पूंजी इतनी सारी हो जाएगी तो ये लोग चाह रहे थे कि हम कहीं भी ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो श्रम हो वो वहाँ पर सस्ता हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या काम किया, इसके लिए इन्होंने भारत में उपनिवेश की ओर कदम बढ़ाया और उपनिवेश की ओर उन्होंने निवेश के ऊपर बल बढ़ाया। तो निवेश कर गया इन्होंने रेलवे पर किया, बैंकिंग पर किया, कृषि में किया और लक्ष्य इनका क्लियर था कि हमको अधिक से अधिक यहाँ पर मुनाफा कमाना है और इसके साथ साथ जहाँ पर इनका जो है सस्ता श्रम हो, जहाँ पर सस्ता श्रम मिले और संसाधन पर्याप्त हों, तो उसी को यहाँ पर वित्तीय पूंजीवाद तीसरा चरण कहा जाता है। 1858 के बाद आता है ब्रिटेन में जो है बहुत ही अधिक पूंजी यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। इसका जो कारण था वो यहाँ पर था औद्योगिक क्रांति।
तो औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में पूंजी बहुत ही ज़्यादा एकत्रित हो जाती है, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अब हमको कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए। तो निवेश इन्होंने उस जगह पर किया जहाँ पर सस्ता श्रम मिले और संसाधन भी पर्याप्त हों, तो इसलिए इन्होंने भारत में निवेश किया। रेलवे, बैंकिंग, कृषि में यहाँ पर निवेश किया। लक्ष्य इनका क्लियर था, हमको और भी अधिक यहाँ पर मुनाफा कमाना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक उपनिवेशवाद था। अभी तक हमने इसको आपको मैप के फॉर्म, मतलब नोट्स के फॉर्म में कराया है। अब हम कुछ लोग जो न्यू बिगनर्स हैं, बिगनर्स को ये चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी नोट्स फॉर्म में, तो उनको यहाँ पर लिखित फॉर्म में चाहिए होगा, तो उनको यहाँ पर लिखित फॉर्म में मिल जाएगा। साथियों, यहाँ पर देखो, आपको मैं बता दूँ क्लियर फिर से एक बार कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पर आप सारी क्लासेस करिएगा। हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ जैसा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बताया, मेरे अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम यहाँ पर आपको डेली 2 क्लासेस आपको कराई जाएंगी, ठीक है। और ये कोर्स है वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा या चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, जिसमें हम सारी जीएस क्लासेस कराएंगे, सीसेट की क्लासेस कराएंगे, एनसीईआरटी कराएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, मेंशन से राइटिंग कराएंगे, साथ ही साथ डाउट क्लियर क्लासेस आपसे कराई, डाउट्स लिए जाएंगे आपसे वीकली। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, वो भी यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो मतलब सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी यहाँ पर मोटिवेट होता रहूँ मैं भी, और मैं क्लासेस आपको करा दूँ। चलो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं लिखित फॉर्म में, ताकि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो उपनिवेशवाद उसके चरण है, जैसा हमने बताया है। इनकी समीक्षा करने वाले जो थे, सबसे पहले दादाभाई नौरोजी, बीडी बसु, रमेश चंद्र दत्त आदि प्रमुख थे। तो इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादाभाई नौरोजी ने, और भी औद्योगिकरण की अवधारणा को भी यहाँ पर उद्घाटित किया और उपनिवेशिक चरण को यहाँ पर उजागर किया। उपनिवेशवाद हमने बताया है कि एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसमें क्या होता है, इसमें एक विकसित राष्ट्र के द्वारा अल्प विकसित देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है। तो इसी को हम उपनिवेश कहते हैं। देखो यहाँ पर इनका जो लक्ष्य क्लियर होता है, इनका लक्ष्य होता है कि भैया हमको यहाँ पर पूर्ति करना है अपने देश के हित के लिए। तो ये चीज़ें थीं। देखो अंग्रेजों ने क्या है, अपने जो लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर यहाँ पर विभिन्न नीतियों का निर्माण किया, और समय के साथ साथ अपनी नीतियों को यहाँ पर परिवर्तन भी लाए, मतलब अपनी नीतियों में यहाँ पर चेंजेस भी लाए। तो आरपी दत्त साहब ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के यहाँ पर 3 चरण यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। पहला चरण आता है व्यापारिक पूंजीवाद, 1757 से लेकर 1813 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसमें इन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा, और यहाँ पर इन्होंने टैक्स वसूली, यहाँ पर मतलब भारतीय राजस्व को यहाँ पर इनको प्राप्त करना था। ये लोग चाह रहे थे कि हम भारत में कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदें और यूरोप में उसको बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा यहाँ पर कमाएं। और इनके जितने भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे उनको यहाँ पर भारत से बाहर निकालना इनका लक्ष्य था। निवेश के माध्यम से लाभ कमाना, मतलब बंगाल से जो भी राजस्व ये लोग प्राप्त करते थे उसी से यहाँ पर वस्तुओं को खरीदते थे और अपने देश में, यूरोप में बेचकर ये लोग मुनाफा कमाते थे। इस तरह से इनको भारत में इंग्लैंड से धन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस चरण में देखो कंपनी ने बात करेंगे तो यहाँ पर घेरे की नीति पर बल दिया है, और उसका मतलब है कि बंगाल को मजबूत बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है, बल्कि विस्तार की नीति पर यहाँ पर बल नहीं दिया। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि हस्तक्षेप की नीति को यहाँ पर अपनाया है। औद्योगिक पूंजीवाद की बात करेंगे तो इसका समय रहता है 1813 से लेकर 1858 के बीच में। देखो ये यहाँ पर इन्होंने, हमने आपको बताया जैसा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो उनको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ उस कच्चे माल से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पर बाजार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को इन्होंने ध्यान में रखकर यहाँ पर नीतियाँ बनाई। तो जैसा हमने बताया यहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए तो उत्पादन भी बढ़ा। तो एक तरफ इनको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी, दूसरी तरफ इनके यहाँ पर बाजार की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है।
तो इन्होंने निम्न नीतियाँ लागू की, जैसे कंपनी का जो अधिकार है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया, और साथ ही साथ जो भारत का दरवाज़ा है प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। इन्होंने विलय विस्तार की नीति को लागू किया, क्योंकि सीमित क्षेत्र से हम जो कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं को लिए बाजार की ज़रूरत थी, तो उनके लिए अधिक से अधिक यहाँ पर क्षेत्र की ज़रूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विलय विस्तार की नीति को यहाँ पर फॉलो किया। साथ ही साथ समाज में सक्रिय हस्तक्षेप की भी नीति इन्होंने यहाँ पर अपनाई, जिससे यहाँ पर तमाम समाज सुधार कानून भी बनाए गए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर लागू किया गया। तीसरा हमारा है वित्तीय पूंजीवाद। 1858 के बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, वित्तीय पूंजीवाद में 1858 के बाद देखो 1857 में विद्रोह भी हो जाता है। तो विद्रोह के साथ साथ ये लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हम करें ताकि भारतीयों को संतोष हो कि हम उनके हित में ही काम कर रहे हैं। वो तो उतना मेन फैक्टर नहीं है, लेकिन जितना मेन फैक्टर ये है कि जब यहाँ पर क्या होता है, औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर इनके पास बहुत ही ज़्यादा पूंजी जो है एकत्रित हो जाती है। तो ऐसे में ये जैसे आप हैं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए तो आप चाहेंगे कि हम इतना पैसा जो है और भी निवेश करें और उससे हम और भी अधिक लाभ कमाएं। तो वही लोग यहाँ पर अंग्रेज कर रहे थे। तो जब उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तब वो लोग भी चाहते हैं कि हम अब निवेश के माध्यम से और भी अधिक मुनाफा कमाएं। तो इसलिए वो लोग यहाँ पर निवेश पर बल दे रहे थे जहाँ इनको मुनाफा ज़्यादा हो, और इसके लिए इन्होंने कृषि और खनन के क्षेत्र में यहाँ पर निवेश किया है, और साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग, बागानी फसलों में यहाँ पर इन्होंने लाभ कमाया है। तो आज का ये हमारा टॉपिक हुआ उपनिवेशवाद, जिसमें हमने आपको उपनिवेशवाद को पढ़ाया है और उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों को यहाँ पर हमने पूरी तरह से आपको डिस्कस किया है। आपको नोट्स फॉर्म में भी हमने बताया है पूरा, और आपको रिटन फॉर्म में भी बताया है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको बस टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। देखो एक बार हम आपको फिर से एक बात क्लियर कर दें कि जो 3 चरण थे ये बिल्कुल अलग अलग नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेज़ों का एक बड़ा प्लान का हिस्सा था। मतलब इससे इनका 2 चीज़ें क्लियर थी कि एक तो हमको भारत का शोषण करना है, और दूसरा उनको भाई भारत से अपना जितना हो सके उतना यहाँ पर ये लोग पैसा कमाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक जो अगर दूर से देखेंगे तो ये यहाँ पर एक उनका बड़ा ही प्लान था, लेकिन पास से देखने पर हमको लगता है कि ये इनके अलग अलग चरण थे, बल्कि इनका लक्ष्य जो था वो यहाँ पर क्लियर था कि हमको भारत से अधिक यहाँ पर पैसे कमाने हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा ब्रिटिश भूराजस्व नीतियाँ। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उपनिवेशवाद, तो आज मेरा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भूराजस्व नीतियाँ, जिसमें हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलेगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को यहाँ पर आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको शाम को 5 बजे क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी।